नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 8 रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, समान प्रतिरोध है आर 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 और ये कितना है 5 प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि आर 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 करके 5 प्रतिरोध है और सब समान है। ठीक है, को समानांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। कुल प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा, सीरीज में रहता तो सबको जोड़ देता तो 5R हो जाता। ठीक है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल में दे रखा है, यानी कि हमको आर टोटल या फिर आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुमको आर टोटल ले लो या फिर आर इक्विवेलेंट ले लो, जो लेना है। तो आर टोटल बराबर हम लोग निकाल देते हैं, क्या होगा, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, देखिए इसका तो आंसर हम डायरेक्ट बता देंगे, R/5 होगा, लेकिन आप लोग को करना है। ठीक है, कैसे करना है, प्रोसेस पूरा जान लीजिए। तो चूंकि सब प्रतिरोध समान है, यहाँ पे बोल दिया कि आर 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 है। ठीक है, सब 5 तक आर जाएगा, यानी कि आर 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 इस तरह से। अब अगर हम इसको आर टोटल निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट या फिर आर टोटल जो भी निकाल लो। तो अब अगर हम लोग बेस सबका समान रहता है तो वो वही हो जाता है आर, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर का जो भी प्रोडक्ट रहता है सब जुड़ जाता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 5/r हो जाएगा इसका। ठीक है, आर टोटल का मान कितना हो जाएगा, आर टोटल। ठीक है, आर टोटल का मान कितना हो जाएगा, 1/r टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो हम कितना निकालते हैं 5/r हो जाएगा। इसीलिए आर टोटल का मान कितना हो जाएगा, अब 1/r टोटल है ना, तो इसको आर टोटल करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि r/5 हो जाएगा। तो आर टोटल बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, आर टोटल बराबर हो जाएगा r/5, और यही r/5 यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी कोशिका में सूक्ष्म कणिकाओं यानी कि सेल ऑर्गेनल्स की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में जो भी छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहा, ये राइबोसोम रहा, क्रोमोसोम रहा, ठीक है, ये सब जितना भी रहा, इन सब जो होता है वो किस आधार पर रहता है, यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे पढ़िए, कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा पे, क्या डीएनए की मात्रा जितना होगा उस हिसाब से रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। जीव की आयु से कोई लेना देना नहीं है। कोशिका की कायिक सक्रियता की, देखिए जो कोशिका, कौन सा कोशिका किस तरह के कार्य करता है। जो कोशिका में एनर्जी बनाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो एनर्जी नहीं बनाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे होता है, उसके कार्य के जो फंक्शन का जो एक्टिविटी है, फंक्शन जो करता है, उस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं कि इस कोशिका में जो सेल ऑर्गेनल्स है ये सब होगा या फिर ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन सामान्य कारकों को दर्शाता है जो पोल्ट्री में रोग उत्पन्न कर सकता है। देखिए जो पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गी पालन होता है पोल्ट्री, उस पर रोग उत्पन्न कर सकता है, ये कौन सा सामान्य कारण है। ठीक है, और देखिए पोल्ट्री से आप लोगों को ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख, केवल अनुवांशिक कारणों के द्वारा, अनुवांशिक कारण हो सकता है क्या, विषाणु, बैक्टीरिया यानी कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के कारण। देखिए तो जो भी यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन सामान्य कारकों को दर्शाता है जो पोल्ट्री में रोग उत्पन्न कर। सामान्य कारक, सामान्य कारक क्या क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है वायरस के कारण, या तो बैक्टीरिया के कारण, या तो फंगस के कारण हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। चलिए आप पोल्ट्री में किन कारण से रोग उत्पन्न हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन में रोग मुख्य रूप से 4 कारकों, 4 फैक्टर से उत्पन्न होता है। कौन कौन सा, पहले तो होता है संक्रामक कारण यानी कि इन्फेक्शियस फैक्टर। ये क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि जो आपके ऑप्शन में दिया था, वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, या परजीवी हो सकता है, या फिर कवक हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो कारक हो सकता है वो था पोषक संबंधी कारण। जो आप अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं, अब उसे ठीक से पोषक तत्व देंगे ही नहीं, खास करके विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, साथ में खनिज जैसे कि कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, और फास्फोरस। ठीक है, अगर इन सबको अच्छा से दोगे तो मुर्गी स्वस्थ रहेगा, अच्छा होगा, और अगर नहीं दोगे तो वो उसमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर खाना खराब गुणवत्ता वाले दाने अगर खिलाते हैं जिसमें जो इन्फेक्शन है या फिर इन्फेक्टेड या फंगस लगा हुआ है, उसको भी खिलाओगे तो मुर्गियाँ बीमार हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और उसको हीटर नहीं दोगे प्रॉपर तो भी वो मर जाएगी। ठीक है, उसके बाद खराब वेंटिलेटर, हवा का आवाजाही, देखिएगा पोल्ट्री फार्म में प्रॉपर एयर आने जाने का रहता है। ठीक है, जिस कारण से जो अमोनिया गैस वहाँ पे जम नहीं पाता और मुर्गियाँ स्वस्थ रहती है। फार्म में अत्यधिक नमी या सूखा, अगर बहुत ज़्यादा नमी है या बहुत ज़्यादा सूखा तो भी मुर्गियाँ बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो है
प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट फैक्टर, आप मुर्गी फार्म खोल दिए हैं, आप उसमें मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे, जैसे कि स्वच्छता का ना तो ध्यान रख रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पे प्रदूषित यानी कि दूषित पानी दे रहे, दूषित खाना दे रहे, टीकाकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी मुर्गियाँ बीमार हो जाती है। ठीक है, तो ये चारों एक बार अच्छा से देख लेना। चलिए नेक्स्ट है, कुछ जीव संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं तथा उसे अपने शरीर के अंदर पचाते हैं, इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ जीव जो होता है, जैसे कि इंसानी देखिए कई बार ना कोई पूरा का पूरा निगल लेता है, जैसे कि इंसान हो गया, कोई कुत्ते भी करते हैं, गाय भैंस भी करते हैं कभी कभी, और सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि अजगर हो गया, किंग कोबरा हो गया। ठीक है, तो ये जो सांप होता है वो पूरा का पूरा सांप को निकल लेते हैं, पूरा का पूरा जानवर को निकल लेते हैं। तो इस तरह के जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, इस तरह के जो पोषण है इसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा निगल लेते हैं, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा निगल लेना होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सीलबंद पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम है। देखिए एक सीलबंद है और पैकेट जिसका द्रव्यमान कितना, मास दे रखा 500 ग्राम तथा आयतन इसका दे रखा, वॉल्यूम दे रखा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि 350 सेंटीमीटर क्यूब है, माफ कीजिएगा, यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पैकेट का जल में क्या होगा, क्या पैकेट डूब जाएगा, पैकेट तैरेगा या पैकेट आधा डूबेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है कि जल जो है यानी कि पानी का जो घनत्व हमको दे रखा है, लेकिन हमको पैकेट का घनत्व नहीं मालूम है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, अगर पैकेट का घनत्व ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, पैकेट का घनत्व जल से यानी कि पानी से कम होगा तो ऊपर तैरेगा। तो हमको तो पानी का घनत्व पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमको पैकेट का नहीं पता, तो हमको पैकेट का जो है द्रव्यमान यानी कि माफ कीजिएगा डेंसिटी हमको सबसे पहले निकालना, और डेंसिटी को हम लोग निकालते हैं किससे, रो से। रो बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, यह तो होता है इसका फॉर्मूला। अब मास हमको दे रखा कितना, 500 ग्राम है, और इसका आयतन कितना दे रखा है, 350 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब इसको काट पीट कर दो, 1 0 से 1 0, 5 7 35, और यहाँ आ जाएगा 10 से, यानी कि 10/7। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/7 को 7 कम 7, 7 कम 7 8 9 10 3 और 7 चौक 28, 1.4 समथिंग करके आएगा, तो 1.4 हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि जल का जो हमारा जो घनत्व दे रखा है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और पैकेट का जो है 1.4 है, यानी कि पैकेट का ज़्यादा है, ज़्यादा हो तो क्या होगा, डूब जाएगा। पैकेट का ज़्यादा 1.4 हो गया है, तो अब देखो तैरेगा तो नहीं, तैरेगा नहीं, डूब जाएगा क्योंकि इसका आयतन अधिक है। ठीक है, ये डूब जाएगा क्योंकि इसका आयतन जो है जल से अधिक है, डूब जाएगा क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। अच्छा, डूब जाएगा क्योंकि इसका आयतन, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ आयतन नहीं होगा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये होगा इसका घनत्व न होगा, घनत्व इसका ज़्यादा है ना, ये इसका डी नंबर का हो जाएगा। डूब जाएगा क्योंकि इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक है, तो ये डी नंबर का हो जाएगा इसका आंसर। चलिए गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जब होता है तो उस समय लोहे में किसका परत चढ़ाया जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो हम लोग को जानते हैं लोहे में किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में प्रमुख योगदान देता है, तो कौन से, 4 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे दे रखा सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री, शहरीकरण उत्खनन यानी कि माइनिंग, या फिर खनन यानी कि एक्सकेवेशन। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि शहरीकरण में तो पेड़ों को काटा जाता है, माइनिंग में भी काटा जाता है और खनन में भी काटा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे वन संरक्षण के लिए क्या होता है, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी किसको बोला जाता है, जिसमें समाज को ये शिक्षा दिया जाता है कि वनों को कैसे लगाएं, जो खाली जगह है वहाँ पे वृक्षारोपण कैसे करें, जो बंजर भूमि है वहाँ पे वनों के कैसे उसको लगाएं, कैसे पेड़ पौधों को स्वस्थ रखें और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो ये होता है सामाजिक वानिकी। कौन सा पेड़ को काटना है, जैसे कि अब गाँव में क्या होता है ना, जहाँ पर लाइट नहीं होता वहाँ पर खाना बनाने का भी जो होता है वो पेड़ पौधों से किया जाता है, लकड़ी से किया जाता है। तो ये बताया जाता है कि किस पेड़ को काटना है, जो सूखा जाता है, सूखा हुआ पेड़ उसको काटना है, जो अभी जो पेड़ जिंदा है उसको नहीं काटा जाता है। ठीक है, कौन सा लकड़ी उठाना है, ठीक है, ये सब बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस तरह से किया जाता है, ये आपको, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, ठीक है, बेस है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एथेनॉल को सोडियम का विघटन करके जल, देखिए सोडियम का ना किया जाता है जब हम लोग लवण और जल का यानी कि साल्ट का और जल का जो घोल होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। ब्राइन में विद्युत या बटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन जब हम लोग करते हैं तब जाकर के कहीं हमको क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पे हम लिख दिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण मुख्य रूप से क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड
के जलीय विलयन, जिसको नमक पानी का घोर, जिसको ब्राइन कहा जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से किया जाता है। आप देखो यहाँ पे नमक को NaCl को जब हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, तब हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस प्रोसेस में कौन सा गैस निकलता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रखा था, क्लोरीन को ऑप्शन में नहीं दिया था, तो आपको हाइड्रोजन गैस मारना है। क्लोरीन अगर दिया रहेगा तो क्लोरीन मारना, और दोनों दिया रहेगा तो बोथ करके दोनों दिया रहेगा तो दोनों को ही मारना है, ठीक है। ये दोनों गैस निकलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि तरंगों की चाल में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग जितना जो है, जो चाल जो है ध्वनि का माध्यम में, किस माध्यम में किस तरह से चाल है इसका, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करवा देंगे जिसको, ठीक है। तो देखिए, जब पहले हम लोग देख लें, या फिर पहले देखिए ध्वनि की चाल कब, जब तापमान को बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है ना, तो गैस का, क्योंकि भाई गैस है, एयर है तो गैस ही है ना, तो गैस का जो काइनेटिक जो मॉलिक्यूल होता है आपस में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे क्या होता है, तापमान बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के बीच का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जब वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो साउंड वेव है वो काफ़ी तेज़ी से जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ने से साउंड वेव जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तापमान बढ़ने पर क्या होगा कि ध्वनि का चाल बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, काहे बढ़ेगा, यहाँ पर पूरा हम वो लिख दिए हैं। उसके बाद आर्द्रता, अगर हम लोग ह्यूमिडिटी को भी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है। ध्वनि का चाल बढ़ता है, बढ़ने लगता है ध्वनि का चाल। उसके बाद अगर माध्यम, अब आप लोग को जाना, माध्यम सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का चाल, फिर होता है, उसके बाद आता है, उससे कम होता है किसमें, लिक्विड में, और सबसे कम होता है किसमें, गैस में, ठीक है। ध्वनि का चाल सबसे धीमा होता है गैस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। चलिए वायु की दिशा देखिए, जिस और वायु मतलब इस और अगर वायु का गति है तो साउंड का वेग अगर इसी तरफ में है तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, और अगर वायु का वेग इस तरफ है और साउंड का वेग इस तरफ है तो ध्वनि का वेग घटेगा, ठीक है, तो अपोजिट हो जाता है। उसके बाद दाब, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना दाब को। दाब बढ़े या घटे उससे ध्वनि के चाल पे कोई असर नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दाब में। उसके बाद आ जाता है गैस का घनत्व। देखिए जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा गैस का, घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि की चाल उतनी ही कम हो जाएगी, जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, माफ कीजिएगा, गलत कथन को चुनना आपको, ठीक है। पौधों में विविधता के संबंध में गलत कथन को चुनना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में देखेंगे। ये डीएनए की प्रतिलिपि, डीएनए कॉपिंग में त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत कथन को चुनना है, या ये सही बोल दिया है। ये देखिए डीएनए की प्रतिलिपि जो होता है उसी से तो क्या होता है, वेरिएशन पैदा होता है, विविधता आता है, ठीक है। किसी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन में व्यक्तिगत विविधता जीवों को अद्वितीय बनाती है, बिल्कुल व्यक्तिगत विविधता ही तो एक दूसरे से अलग बनाता है उसको, ठीक है, ये भी सही है। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन में विविधता का नियमित स्रोत है, यही एक नियमित स्रोत है, यही पूछा गया है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझिए, इसमें ना दो अलग अलग नहीं होता, यानी कि मेल और फीमेल नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, जो मेल होता है फीमेल होता है। अगर इसमें इसका जो बच्चा होगा वो सेम टू सेम इसी की तरह होगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा यहीं पे गलत हो गया कि अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी समष्टि में विविधता का नियमित स्रोत है, यही विविधता का नियमित स्रोत है, जो कि ये यहाँ पूरी तरह से गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ही। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। अब यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, अधातु है, ठीक है। मरकरी धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है, क्लोरीन जो है गैस है, ये अधातु है। किसी ठोस को निरंतर गर्म करने पर क्या होता है, अगर कोई ठोस है और उसको लगातार आप गर्म करते जा रहे हो तो क्या होता है, यह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा, सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन तो नहीं होता इसका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यह सीधे वाष्पीकृत हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह पहले पिघलेगा और फिर बाद में वाष्पीकृत होगा, ठीक है, तो पहले ये पिघलता है फिर उसके बाद वाष्पीकृत होता है। वोल्टता यानी कि वोल्टेज तथा प्रतिरोध रेसिस्टेंस के संदर्भ में विद्युत शक्ति यानी कि पावर का सही संबंध कौन सा यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है। तो पावर के बारे में तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, पी बराबर, देखिए इसका पहला वाला ही हो जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पावर जो है, पावर का जितना भी फॉर्मूला वो लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क डन बटे टाइम, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। और यही वाला पावर अगर पोटेंशियल एनर्जी में रहा तो mgh हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, इससे हम लोग लिखते हैं। तो पावर का तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया,
ठीक है। तो पावर बराबर W/T, एक इसको लिख लो, ठीक है। दूसरा पावर का फॉर्मूला लिखो, तो पावर बराबर होता है V/I, ये भी होता है, ठीक है। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, ये भी होता है। फिर एक पावर बराबर होता है क्या, I², करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, ये भी होता है, ठीक है। इसको भी लिख लो। फिर एक होता है पावर के स्क्वायर, पावर बराबर होता है V²/R, जो आपका ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और एक पावर का होता है एनर्जी के फॉर्म में, जो हम लोग विद्युत एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, इसके फॉर्म में भी एक होता है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी होता है जो पावर हम लोगों ने कंज्यूम किए, मतलब घर में जो यूज़ किए, और उसको अगर हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए कि इतना घंटा, इतना दिन, इतना महीना, तो ये भी पावर। अगर हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं तब जब हम लोग पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को एनर्जी निकलता है। तो यहाँ से भी पावर निकल जाएगा। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बटे टाइम, एनर्जी बटे टाइम। तो इसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। तो देखिए सब इसी में बेसिस पे निकलता है, ठीक है। तो जितना भी बताएं 4-5 आप लोग सबको याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थिति में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूटेड, जिसमें पानी मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब पानी मिला है मतलब वाटर है, वाटर है मतलब उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। और हम आप लोग को बता दिए थे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है, टेबल जो है, उसको पूरी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अब जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह करते करते एक जगह आएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे जितना भी मेटल होगा, जितना भी होगा, वो सब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके साथ, किसके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इससे नीचे जिसका भी रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर आएगा वो नहीं करेगा। और इसके नीचे देखिए किसका आता है, तो इसके नीचे परिस्थिति में नहीं करता बोला गया। तो यह जगह जिंक, तांबा, कॉपर नहीं करता, ठीक है। कॉपर का जो है, जिंक का भी, लोहा का और एल्यूमिनियम का सब हाइड्रोजन से ऊपर में है, लेकिन जो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है। जिस कारण से हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर क्या करता है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, हटा नहीं पाता है। इस कारण से ये तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जो भी है, सामान्यतः परिस्थिति में कॉपर हो गया, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी टेबल में जो इसका नंबर है हाइड्रोजन से नीचे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना, फेनोमेना का वर्णन प्रकाश के प्रकिरणन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बता देंगे। चलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बिना ये जो घटना है हो ही नहीं सकता है। और वो कौन सा है, समय पूर्व सूर्योदय, समय से पहले सूर्योदय होना और समय के पहले जो दिखाई देता है, जिसके सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त से के कुछ देर बाद तक भी दिखाई देता है। ये क्यों होता है, तो ये होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। ये तो होगा नहीं। तारों का टिमटिमाना, देखो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना ही होता है प्रकाश के प्रकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। ये होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। ये तो कंप्लीट इसमें क्या, तो मरीचिका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें, ठीक है। इंद्रधनुष में भी वही होता है, उसके बाद भी 3-4 इसमें मिलके बनता है इंद्रधनुष का, ठीक है। तो इसका जो मेन जो अगर आप लोग देखिएगा तो इसका तारों का टिमटिमाना, इसके बिना यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बिना तारों का टिमटिमाना जो संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ कि किस अवस्था में कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है। हम बता चुके थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, पदार्थ के बीच के कणों के जो गैप जो होता है, इंटरमोलिकुलर या फिर इंटर पार्टिकल गैप जो होता है, एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। और इसका स्थान अधिकतम होता है, पूछा गया, मतलब दूर दूर में होता है। तो लिक्विड में इससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत दूर दूर में होता है। तो यहाँ पे बोला स्थान अधिकतम होता है, अधिकतम किस में होगा, गैस में होगा। किस में होगा, गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की गति कैसी होती है। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, यानी कि साउंड वेव में जो कणों की गति है ये किस तरह से होता है, ये बताइए, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए, इसको अच्छा स्टूडेंट नहीं समझ पाता, इसको समझिए ज़रा। ये रहा है कि स्प्रिंग, हम इसको स्प्रिंग के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्प्रिंग है, आप ले लीजिए स्प्रिंग एक, अच्छा मोटा वाला स्प्रिंग नहीं लीजिए, पतला वाला लीजिए जो हिलाने पे बहुत अच्छा से हिले, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप कुछ स्प्रिंग को कलर कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक यहाँ पे डॉट दे दीजिए, यहाँ पे कलर कर दीजिए। अब इसको इसी पॉइंट पे रहने दीजिए, यहाँ पे डॉट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे और एक डॉट कर दीजिए, यहाँ पे अलग कलर से यहाँ पे डॉट कर दीजिए, अलग कलर से यहाँ पे डॉट कर दीजिए, ठीक है। सबका स्थान फिक्स कर दीजिए। अब क्या करना है, आप जो है इस स्प्रिंग को इस ओर से पुश कीजिए, ठीक है। इस ओर से जब आप पुश करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से पुश करोगे तो ये इसको ठेलेगा, तो कहीं कहीं पे क्या होगा, इस तरह से गैप हो जाएगा, और कहीं कहीं पे एकदम इस तरह से पूरा सामने सामने हो जाएगा, फिर कहीं कहीं पे इस तरह से गैप हो जाएगा, फिर कहीं कहीं पे इस तरह से सामने सामने हो जाएगा।
तो ये जो गति करता है ना, ये जो गति करता है तो इस डायरेक्शन में करता है। कहाँ पे? ये अपना स्थान को छोड़े बगैर, ये जो पॉइंट आप दिए हैं ये यहीं पे रहेगा, इसका स्थान जाएगा नहीं, छोड़े बगैर ये क्या करता है, ये इस ओर मूव करेगा, एक बार इस ओर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस ओर जाएगा, इस ओर आएगा, यानी कि इधर और इधर ऐसे ऐसे मूव करता है ये, ठीक है। ये जो मूवमेंट है यानी कि जो इस और इस डायरेक्शन में साउंड वेव जा रहा है और उसी के पैरेलल में जो मूव करता है इधर और इधर, इधर और इधर, इस तरफ, ठीक है, आगे और पीछे करता है। इसी को यहाँ पे बोला गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग में गति कैसी होती है। तो इसकी गति कैसी होती है? तो तरंग की दिशा के समानांतर होती है, जो तरंग की दिशा होती है उसी के पैरेलल ये गति करती है। जबकि इसी के अपोजिट में ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि तरंग के दिशा के लंबवत होता है, इस तरह से होता है, गति करता है ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगज अभिक्रिया यानी कि एडिशनल रिएक्शन का उदाहरण है? देखिए दो तरह का आप लोग का रिएक्शन एक जैसा लगेगा, एक तो हो गया एडिशनल रिएक्शन और एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये दोनों ही सेम चीज़ करता है लेकिन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्या करता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो उसको एडिशनल रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर है कि एडिशनल रिएक्शन जो होता है ना, ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों में होता है ये, और ये अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और एक क्वेश्चन है, हमको इसका साथ में रखना चाहिए था, लेकिन हम ठीक है उसको वहाँ पे समझा देंगे, इसको नीचे में पूरा बढ़िया से बताया है, ठीक है। तो होता है, अब देखो कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या है, एथीन को जब हम लोग हाइड्रोजनीकरण करते हैं यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? इथेन बनता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होता है एडिशनल रिएक्शन और इनऑर्गेनिक में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, एथीन को हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कौन सा परिघटना नहीं होता है ये आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा, ठीक है। नहीं होता है चुनना है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का स्तंभन रेडिस देखना। देखिए कलर जब भी होता ना, कलर वाला लाल दिखना, अच्छा सा पानी का समुद्र के पानी का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल और खनिजों के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल परिवहन के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है ये आपको बताना, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, कौन सा? तो एक तो हो जाएगा आपका ट्रेकिड्स और एक होता है वेसल्स, ठीक है, यानी कि वाहिनिकाय और वाहिकाय। देखिए आप लोग इसका ना अंग्रेजी में ही करिए, बेहतर रहेगा। ट्रेकिड्स और एक होता है वेसल्स, ये दोनों को याद रख लेना। ये दोनों ही क्या करता है? जल और खनिज को परिवहन करने में ये कोशिकाएं मदद करते हैं, ठीक है। अब देख लो जाइलम, हम फ्लोएम का ऑलरेडी बता दें, जितना भी उसमें घटक से मिलकर बना होता है। अब हम लोग जाइलम का ही देख लेते थे। जाइलम जितने भी घटक से यानी कि 4 घटक से भी मिलकर बना है, तो चारों घटक के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होगा ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स क्या करता है? ये लंबी नली जैसी मृत कोशिकाएं, क्या मृत कोशिकाएं होती है जिसके सिरे नुकीले होते हैं, या मुख्य रूप से पानी के परिवहन और पौधों में यांत्रिक सहायता के लिए मदद करता है, ठीक है। फिर होता है वेसल्स, ये लंबी पाइप जैसी संरचनाएं होती है जो पानी और खनिज को कुशलता, तो यही दोनों आपको पूछा गया था, ये दोनों ऑप्शन में था, ठीक है। इसके अलावा भी 2 होता है, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, यह जाइलम का एकमात्र सजीव, देखिए ये एकमात्र सजीव है, बाकी तीनों जो है वो निर्जीव है यानी कि डेड होता है, यही एक लाइव होता है, ठीक है। यह जाइलम का एकमात्र सजीव घटक है। इसका मुख्य कार्य भोजन यानी कि स्टार्च का भंडारण करना है और पानी का पार्श्व लेटरल परिवहन करना, लेटरली परिवहन करता है ना कि वर्टिकली, ठीक है। जाइलम फाइबर, अभी जाइलम फाइबर ये मृत होता है और ये मोटी दीवारों वाली कोशिकाएं होती है जो पौधों को शरीर का यांत्रिक सहायता के लिए प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली आपूर्ति में तारों के रंग, जो तार होता है, वायर होता है, तारों के, या तारों को मतलब वो वाला तारा, आकाश वाला तारा नहीं है, यहाँ पे तार है, तारों के रंग कोड का सही वर्णन कौन सा है? अब यहाँ पे सही वर्णन दे रखा है, ठीक है। लाइव तार हरा होता है, ये गलत होगा, लाइव तार लाल होता है, लाइव तार लाल होता है, न्यूट्रल काला होता है, न्यूट्रल अर्थ हरा होता है, ये भी लाइव तार काला होता है, लाइव तार नीला होता है, नहीं यही वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा किया लेकिन यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि देखिए लाइव तार लाल हो गया, न्यूट्रल जो तार होता है वो काला होता है और अर्थ हरा होता है, नहीं सही है, ठीक है।
अर्थ हरा होता है, ठीक है, और न्यूट्रल को काला रखते हैं और लाइव को लाल रखते हैं और अर्थ को हरा कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब है जो कि 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और इसका पावर कितना दे रखा है 100 वाट का पावर है, ठीक है। यदि इस बल्ब में 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए, अगर इसी बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो बल्ब द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति क्या होगा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है इसको, अब इसको देखिए क्या है। पहला कंडीशन में दे रखा है कि वोल्टेज दे रखा है आपको 220 वोल्ट और पावर दे रखा है 100 वाट अंकित है। यदि इस बल्ब में, इसी बल्ब को 120 वोल्ट, अब यहाँ वोल्टेज को चेंज कर दिया, 220 था पहले, अब 110 कर दिया, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उस कंडीशन में पावर क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकाल देंगे वोल्टेज हमको दे रखा है, पहले लिख लो क्या है। तो यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है हम लोग 220 वोल्ट और पावर दे रखा है हमको कितना 100 वाट का पावर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आर निकाल देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आर निकालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आर निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, v² आर होता है। अब यहाँ से आर निकालते हैं, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, v² p हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो v² p, ठीक है। अब यहाँ से v का स्क्वायर कितना दे रखा है, v दे रखा है हमको 220, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 और डिवाइडेड पर हम लोग कितना कर देंगे 100 वाट, पावर कितना दे रखा है 100 वाट। तो अब यहाँ से काटा पीटी कर दो, तो यहाँ से कटेगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 कम 2 2 1 कम 2 और 2 5 10 और कटेगा क्या 500 तो कट जाना चाहिए। तो 5 चौका 20, 21 22 2 और फिर 5 चौका 20, 11 चौक 44 का 4 हाथ में रहेगा 4 और 11 चौक 44 और 4 48, 484 इसका आ जा रहा है कितना ओम, 484 ओम। देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं 484 ओम आ गया मेरा रेजिस्टेंस। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहा है कि अगर वोल्टेज को हम लोग इतना कर दे रहे तो पावर क्या होता है, हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है v² आर होता है। अब अगर वोल्टेज को हम कितना कर दे रहे हैं 110 वोल्ट कर दे रहे हैं, यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाई 110 v² है, v² डिवाइड बाई आर मेरे पास कितना दे रखा है 484 दे रखा है। अब इसको काटा पीटी करो, 11 एकदम 11 और 1 0 और फिर 11 से काटेंगे तो कितना जाएगा 11 चौक 44 और 4 48, फिर 11 चौक 44, ठीक है। फिर यहाँ से 11 से काट दे तो फिर यहाँ 10 आ जाएगा और फिर यहाँ से काटेंगे तो 11 चौक 44 आ जा रहा, ठीक है। अब हम 4 से काटेंगे, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, फिर इसको काटेंगे तो 2 5 10 यानी कि 5 5 25, तो इसका जो ना 25 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 वाट यहाँ पे दिया भी, एक बार आप लोग कैलकुलेशन को ना फिर से अपने खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। 25 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट ऑक्साइड कौन सा है। तो एल्यूमिनियम के साथ, थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ कौन सा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पूछा गया था। आप लोग को पता है थर्माइट के साथ आयरन 3 ऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्माइट है, इसी को थर्माइट जो इसी का जो सामान्य क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को सामान्य मतलब भाषा में हम लोग इसी को जंग बोलते हैं, जंग जो लगता है, और इसी को जंग को क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला कितना होता है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 होता है, ठीक है। तो ये वाला बात आप लोग याद रखिए, थर्माइट को फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है या फिर जंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए पहले एडिशनल रिएक्शन हम लोग पढ़े और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं दोनों को, ठीक है। कौन सा कथन संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। जब दो अभिकारक रिएक्टेंट सरल नहीं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। एक तत्व एलिमेंट 2 या 2 से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो संयोजन अभिक्रिया और एडिशनल अभिक्रिया में यहाँ पे अंतर देखो क्या है, यह मुख्यतः अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथा सामान्य रसायन विज्ञान में पाई जाती है, जबकि ये वाला जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एलिमेंट अथवा यौगिक कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है कि अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ता है और एक संतृप्त यानी कि सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो ये 2 मेन इसका डिफरेंट था, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के विकासशील भागों को लचीला आधार यानी कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट किस ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको पूछा गया था। और आप लोग को पता है जो कोलेनकाइमा होता है, ठीक है, कोलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है पौधों को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीनों के बारे में हम लिख दिए, एक बार आराम से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पायराइट
किस प्रकार का अयस्क है? पायराइट किस प्रकार का अयस्क है? तो आप लोग को पता होगा कि पायराइट क्या है। तो पायराइट एक आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, और ये किसका है? सल्फाइड का है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन सल्फाइड है, और आयरन सल्फाइड को ही मूर्खों का सोना कहा जाता है। कई बार पूछा गया निम्न में से किसको मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड या फिर पायराइट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? कार्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, आपसे पूछा गया था। तो कार्य होने के लिए कौन कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? आप देख लीजिए, वर्क डन बराबर कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे खोजो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और बल किसी वस्तु पर कार्य करे तथा वस्तु का विस्थापन हो। बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तथा वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग को, और यहाँ पे जी का मान भी दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या क्या दे रखा है हमको, हाइट दे रखा है मेरा, और जी का मान दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, v बराबर 0 हो जाएगा, और u हमको निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, हाइट दे रखा है और g का मान दे रखा है। तो हम लोग अब इस कंडीशन में कौन सा हम लोग लगाएंगे? तो गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण क्या बोलता है कि v² बराबर u² प्लस का 2as, यही तो बोलता है। अब चूंकि यहाँ पे वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? v² बराबर u² माइनस का 2gh, इसको लेके चलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा? v² बराबर u² माइनस का 2gh। ठीक है, अब v का चूंकि ये 0 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? माइनस का 2gh को इधर ले आते हैं, बराबर की इधर। तो 2gh बराबर कितना आ जाएगा? u का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा v तो पूरा 0 है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होता है, लेकिन जब ऊपर जाते जाते एक समय रुक जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो उसका 0 हो जाता है। इसीलिए v का वैल्यू 0 हो गया। 0 हो गया तो खत्म हो गया, इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब u का स्क्वायर बराबर 2gh, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। u² बराबर 2 इंटू जी का मान 10 है और h का मान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, यानी कि 2 दूनी 4, 400। u का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? 400। अब u का स्क्वायर 400 आ गया, तो u बराबर कितना होगा? अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए शाकनाशी डैश फसलों की रक्षा करता है। यानी देखिए, शाकनाशी जो होता है वो किस तरह के फसलों की रक्षा करता है, किस फसल से रक्षा करता है? तो यहाँ से नाम से आ जा रहा है शाक। शाक मतलब होता है क्या? साग सब्जी। और जो खरपतवार होता है इसी कैटेगरी में आता है, खरपतवारों से वो मारता है ये। ठीक है, शाकनाशी। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट देते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो सोडियम कार्बाइड बनता है, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन बोलिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मादा प्रजनन तंत्र में भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो के विकास के दौरान प्लेजेंटा की क्या भूमिका होती है? जो फीमेल में जब प्लेजेंटा होती है, जब भ्रूण का विकास होता है, इम्ब्रियो का जब विकास होता है, तो उसमें प्लेजेंटा का क्या रोल होता है, ये बताना। तो देखिए, माँ के पेट में जब एक बेबी रहता है, इस तरह से स्टार्टिंग में जब रहता है, तो उसका नाभि से एक इस तरह से पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है जो माँ के नाभि के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो है यही कहलाता है प्लेजेंटा। ये प्लेजेंटा कौन वाला है? तो ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ये इस देखिए, समझिए इसको बढ़िया से। ये रहा माँ के शरीर में एक कोई पॉइंट जो नाभि के पास होता है। अब यहाँ से इस तरह से निकला हुआ रहता है, और यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा से जुड़ा हुआ था। तो ये जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ये जो गोल जैसा यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी को बोला जाता है प्लेजेंटा। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेजेंटा। अब इस प्लेजेंटा का कार्य क्या है? इस प्लेजेंटा क्या करता है? फूड को बेबी तक पहुँचाता है, और बेबी के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको फिर शरीर से बाहर निकालता है। ये काम करता है इसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। यह वह स्थान है जहाँ निषेचन होता है, या दो अंडाणुओं के बीच में मादा भ्रूण के बीच पोषक तत्व। देखिए, ये मादा और भ्रूण यानी कि फिटस, मादा और फिटस के बीच में पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा अवशिष्ट पदार्थ का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव यानी पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यदि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट कितने दूर होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अवतल दर्पण दे रखा है, तो अवतल दर्पण बना दो, और इसका जो फोकस दे रखा है ये कितना दे रखा है? ये 30 सेंटीमीटर की दूर है। ठीक है,
फोकस जो है ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर पे कोई एक इमेज बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है इस तरह से, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पे। तो बताना है कि वस्तु को कहाँ रखा गया होगा। तो दोनों इस ओर बन रहा है, यानी कि सब नेगेटिव में लेके चलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अब इससे हम लोग नहीं बना लेंगे, हम लोग को क्या पूछा गया कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहाँ पे, तो वस्तु को निकालने के लिए इसको इधर कर देंगे, यानी कि 1/u बराबर 1/f - 1/v हो जाएगा। अब चलो इस फॉर्मूला को पुट करो, तो 1/u बराबर 1/f, तो 1/f का मान कितना दे रखा है 30, और वो भी माइनस में, तो यहाँ माइनस में कर देंगे, और इसको लाए थे, इसको इधर लाए थे तो माइनस में हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/40 हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कर दो 4 × 12 यानी कि 120, 3 × 4 = 12 और 12 यानी कि 7/120 हो जाएगा। अब इसको 1/u का मान मेरे पास इतना आ गया माइनस में, ठीक है। अब जब हम इसको पलटेंगे, क्योंकि माइनस है, माइनस में 1/20 आ गया, 7/120 आ गया। अब जब हम लोग u निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा 120/7 माइनस में, तो माइनस में 120/7 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई देश वैश्विक समझौता यानी कि ग्लोबल एग्रीमेंट के बावजूद भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग जारी रखता है तो इसका क्या परिणाम होगा। वर्षा में वृद्धि हो जाएगा, तीव्र औद्योगिक विकास होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर का। चलिए, और वैश्विक आलोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मूत्र का निर्माण डैश में होता है और डैश से होकर गुजरता है, फिर डैश में संग्रहित होता है और अंत में डैश के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। सबसे पहले किडनी खोजो, मूत्राशय वृक्क किडनी एक ही में दे रखा है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मूत्र का जो निर्माण होता है वो किडनी में होता है, ठीक है, और वो मूत्र वाहिका से होकर के जाती है, कहाँ पे स्टोर होता है, मूत्राशय में, यानी कि जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है शरीर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का अंकुरन होने से कौन सा पादप हार्मोन रोकता है। तो बीज का अंकुरन होने से कौन सा पादप हार्मोन रोकता है, तो ये हो जाता है ABA एब्सिसिक एसिड रोकता है, ठीक है। जबकि जिब्रेलिन इसके अपोजिट करता है, ये अंकुरित कराने में मदद करता है जिब्रेलिन, और ये लंबाई को भी बढ़ाने में मदद करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है, ठीक है। साइटोकाइन ये सेल डिवीजन करवाता है, ऑक्सिन ये लंबाई जो टिप में होता है ना, ऑक्सिन ये लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ABA एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में संपीड़न, कंप्रेशन और विलयन रेयर फ्रैक्शन, हम बताए थे ना कि जहाँ जहाँ दूर दूर होगा वो रेयर फ्रैक्शन, और जहाँ पर सामने सामने हो जाएगा स्प्रिंग का वो कंप्रेशन यानी कि संपीड़न कहलाता है। के कारण, किस कारण से बनता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑलरेडी हम ऊपर बता दिए हैं किस कारण से बनता है, कणों के आगे पीछे दोलन से, इस डायरेक्शन में दोलन जो होता है उस कारण से होता है, ठीक है। चलिए, एथीन के हाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक बनता है। तो एथिन के हाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक बनता है ये आपको पूछा गया। तो एथिन ENE यानी कि डबल बॉन्ड है। अब इसको जब हम हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, कौन सा बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, तो एथेन बन जाएगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे असर्शन कथन दे रखा और कारण दे रखा है। कथन में पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान और प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सही बोला गया है। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला गया है कि जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी भाई रिएक्टेंट हो, जो भी अभिकारक है, इसका टोटल मास जो प्रोडक्ट बनेगा उसके टोटल मास के बराबर होगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, और ना ही मास फिर बाहर से आगे जुड़ता है और ना ही यहाँ से इस रिएक्शन से मास बाहर जाता है। जितना मास इसका है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी बनेगा, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो जितना यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान, उत्पाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सही है, बिल्कुल सही बोला गया है, यानी कि असर्शन सही है। रीजन का देखो, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। अब दोनों सही जहाँ पे खोज के मार दो। अभिकारक A और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है R अभिकारक का सही व्याख्या करता है, ये एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, A नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में अर्थ का तार का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थ का तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो एक्स्ट्रा जो करंट आता है, जो हाई वोल्टेज या करंट आ जाता है बहुत ज़्यादा, जो लीकेज करंट होता है उसको अर्थिंग तक पहुंचा देना इसका कार्य होता है। तो वोल्टेज बढ़ाना, धारा बढ़ाना, विद्युत आघात से सुरक्षित प्रदान करना होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन, अच्छा यहाँ पे भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ना। असर्शन में क्या बोला गया है कि मानव गर्भाशय को आमतौर पर बच्चादानी कहा जाता है
और यह वह स्थान है जहां निषेचन यानी कि फर्टिलाइज्ड एग आरोपित होता है और भ्रूण फीटस का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। जो लेडीज़ में जो मानव गर्भधारण जो होता है जिस जगह पे होता है उसको बच्चादानी कहा जाता है, यूटेरस कहा जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, निषेचित अंडा जो होता है आके प्रत्यारोपण होता है, फिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग फीटस, और वहाँ से भ्रूण में बनना शुरू होता है, फीटस में बनना शुरू होता है। ये सही है। कारण में क्या बोला गया है कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, बिल्कुल बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम, बीच वाला को क्या कहा जाता है, मेयोमेट्रियम, और अंदर वाला को क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम। तो अंदर वाला को एंडोमेट्रियम कहा जाता है, सही है। भ्रूण के आरोपण की तैयारी के लिए हर महीने चक्र परिवर्तन से गुजरता है, बिल्कुल ये भी सही है। देखो ये भी ये असर्शन भी सही है और कारण भी सही है। क्या बोला कि असर्शन में जहाँ पे बच्चा जहाँ पे आके जो फर्टिलाइज एग होता है जाके आरोपित हो जाता है फीटस में, ठीक है, विकसित होता है, उसको बच्चादानी कहा जाता है। और गर्भाशय की आंतरिक दीवार जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है भ्रूण के आरोपण की तैयारी के लिए हर महीने चक्रीय परिवर्तन जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है से होकर के गुजरता है, ये भी सही है। तो दोनों ही तो सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन टू ए, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। 40 क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। तो आज का 40 क्वेश्चन था आज, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 40 क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि काफ़ी सारा हमको एक्सप्लेन भी करना था, इसलिए हम आज 40 क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मतलब लंबा वीडियो बन जाने से भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।